अक्सर हम इंसानों की ना एक फितरत होती है कि हम किसी भी बड़े काम को शुरू करने से पहले एक खास तरह के सिग्नल का इंतजार करते हैं। हाँ, एकदम सही कह रही हैं आप। एक ग्रीन सिग्नल का। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे जीवन एक ट्रैफिक लाइट है और जब तक सामने की सड़क के सारे सिग्नल एक साथ हरे नहीं हो जाते तब तक गाड़ी गैरेज से बाहर निकालना बेवकूफ़ी है। और मजाक की बात यह है कि वो सारे सिग्नल कभी एक साथ हरे होते ही नहीं हैं। सही कहा। असल में हम ना उसे एक जादुई एहसास का इंतजार करते हैं जिसे कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास कहा जाता है। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां कोई घबराहट ना हो, कोई डर ना हो और बस एक अटूट यकीन हो कि सब सही होगा। और सच कहूं तो यही वो सबसे बड़ा भ्रम है जिसने अनगिनत सपनों को हकीकत बनने से रोक रखा है। अच्छा। हाँ, ये सोचना कि आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज है जो या तो किसी इंसान के पास होती है या नहीं होती। मतलब जैसे दिमाग में कोई स्विच हो जिसे ऑन किए बिना जिंदगी को पॉज पर रखना ही सही विकल्प लगता है। लेकिन जब हम मनोविज्ञान और मानव व्यवहार की गहराइयों में उतरते हैं तो ये जो ट्रैफिक सिग्नल वाली थ्योरी है ना, ये पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल काम नहीं करती। मैंने हाल ही में बारबरा मार्क्वे और सीलिया एम्पेल की लिखी गई द सेल्फ कॉन्फिडेंस वर्कबुक के कुछ नोट्स और रिसर्च पेपर्स का काफी गहराई से अध्ययन किया और सच कहूं तो इसने मेरे सोचने का तरीका ही बदल दिया है। वो किताब सच में एक आई ओपनर है ना? तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा या कह लें इस डीप डाइव का जो मिशन है वो यही है, आत्मविश्वास से जुड़े उन पुराने मिथकों को तोड़ना और इसे कदम दर कदम बढ़ाने के वैज्ञानिक तरीकों को समझना। बहुत ही शानदार टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस पूरी रिसर्च का सबसे बड़ा और बुनियादी विचार ये है कि आत्मविश्वास कोई जादुई फीलिंग या एहसास नहीं है, ये असल में एक एक्शन है, यानी एक कार्य है। ये मनोविज्ञान मना एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट है। अगर हम कॉन्फिडेंट शब्द की जड़ों को देखें तो ये लैटिन भाषा के शब्द कॉन्फिडेरे से आया है। कॉन्फिडेर? हाँ। और इसका अर्थ होता है भरोसे के साथ। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि घबराहट नहीं होगी या अनिश्चितता का एहसास नहीं होगा। मतलब डर तो रहेगा ही। बिल्कुल रहेगा। इसका असली मतलब है कि डर और अनिश्चितता के मौजूद होने के बावजूद अपने मूल्यों यानी अपनी कोर वैल्यूज के आधार पर कदम उठाना। यानी काम पहले आता है और वो आत्मविश्वास वाली फीलिंग बाद में आती है। एकदम सटीक बात। मुझे स्रोत सामग्री में डार्नेल नाम के एक व्यक्ति का बहुत ही शानदार उदाहरण मिला। हाँ। डार्नेल अपने पड़ोस की जोनिंग से जुड़ी एक समस्या को लेकर सिटी काउंसिल में बोलने गया था। हाँ, वो सिटी काउंसिल वाली घटना। जब वो वहां माइक के सामने खड़ा हुआ तो उसके हाथ कांप रहे थे, आवाज लड़खड़ा रही थी और वो पूरी तरह से डरा हुआ था। लेकिन फिर भी उसने अपनी बात रखी, क्योंकि वो मुद्दा उसके और उसके पड़ोसियों के लिए बहुत मायने रखता था। बिल्कुल। डार्नेल की कहानी इसलिए इतनी अहम है क्योंकि इसने अपनी घबराहट के खत्म होने का इंतजार नहीं किया। अगर वो ये सोचता कि जब मेरा डर पूरी तरह खत्म हो जाएगा तब मैं बोलूंगा, तो शायद वो कभी बोल ही नहीं पाता। एकदम सही। उसने अपने डर पर ध्यान देने के बजाय इस बात पर ध्यान लगाया कि उसके लिए असल में क्या जरूरी है, उसकी वैल्यूज क्या हैं। तो अगर आत्मविश्वास कोई भावना नहीं है जो अचानक आसमान से टपकती है, तो फिर ये आता कहाँ से है? मतलब इसका ईंधन क्या है? इसका सीधा संबंध हमारे मूल्यों या हमारी कोर वैल्यूज से है। अच्छा। हाँ, इस बात को साबित करने के लिए मनोवैज्ञानिक डेविड क्रेसवेल और डेविड शर्मन की एक रिसर्च है जो सच में हैरान कर देती है। वो कौन सी रिसर्च है? उन्होंने देखा कि जब लोग किसी बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति में होते हैं, जैसे कि कोई कठिन परीक्षा देना हो या अजनबियों के सामने भाषण देना हो, तो उनके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं। ये तो स्वाभाविक है, एड्रेनलिन रश जिसे कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर उन लोगों को उस तनावपूर्ण स्थिति से ठीक पहले अपने कोर वैल्यूज के बारे में सोचने को कहा जाए, जैसे कि एक अच्छा दोस्त होना, अपनी कला के प्रति ईमानदार होना या अपने परिवार की देखभाल करना, तो पता है क्या होता है? क्या? उनके शरीर में तनाव के हार्मोन्स का स्तर अचानक काफी कम हो जाता है। अरे वाह! ऐसा क्यों होता है? सिर्फ अपने मूल्यों के बारे में सोचने से शरीर की केमिस्ट्री कैसे बदल सकती है? क्योंकि जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो उसका ईगो खतरे में महसूस करता है कि लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो गया तो क्या होगा। हाँ, सारा फोकस खुद पर होता है। सही कहा। लेकिन जब ध्यान मूल्यों पर जाता है तो दिमाग को यह संदेश मिलता है कि ये काम मुझसे बड़ा है। ये उद्देश्य की भावना ना इंसान के अंदर के डर को बहुत छोटा कर देती है। ये तो बहुत ही अद्भुत है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे मूल्य एक जीपीएस की तरह काम करते हैं?
जीपीएस। हाँ, मेरा मतलब है जब हम किसी डरावने रास्ते पर होते हैं, गाड़ी हिचकोले खा रही होती है और हम घबरा रहे होते हैं, तब वो जीपीएस हमें सही दिशा दिखाता रहता है कि चाहे कितनी भी घबराहट हो, हमें जाना उसी तरफ है। ये एक बहुत ही सटीक उपमा दी आपने। घबराहट सड़क के गड्ढों की तरह है और मूल्य वो जीपीएस है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जब हम आत्मविश्वास की बात करते हैं तो अक्सर हमारे समाज में उसी इंसान को आत्मविश्वासी माना जाता है जो महफिल में सबसे जोर से बोलता है। हाँ, जो हर जगह अपनी राय रखता है, लाउडेस्ट पर्सन इन द रूम। बिल्कुल। तो क्या जो लोग शांत रहते हैं, जो इंट्रोवर्ट या अंतर्मुखी होते हैं, क्या वे आत्मविश्वासी हो सकते हैं? ये ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो हमारे समाज में बहुत गहराई तक बैठी है। लेखिका सुजैन केन ने अपनी किताब क्वाइट में इस पर बहुत गहराई से बात की है। हाँ, मैंने उस किताब के बारे में सुना है। आत्मविश्वास का मतलब कमरे में सबसे जोर से बोलना या हर समय ध्यान का केंद्र बने रहना बिल्कुल नहीं है। इंट्रोवर्ट्स की अपनी एक शांत शक्ति होती है जिसे क्वाइट कॉन्फिडेंस कहा जाता है। क्वाइट कॉन्फिडेंस, ये शब्द बहुत अच्छा है। हाँ, और वो शक्ति बिना शोर मचाए भी उतनी ही प्रभावशाली होती है। असल में लोगों का आत्मविश्वास तब गिरता है जब वे दूसरों को देखकर खुद को आंकने लगते हैं। तुलना करना सबसे बड़ी बीमारी है। बिल्कुल। स्टीवन फर्टिक का एक बहुत ही गहरा विचार है कि इंसान अपनी असुरक्षा से इसलिए संघर्ष करता है क्योंकि वो दूसरों के हाईलाइट रील की तुलना अपने बिहाइंड द सीन से कर रहा होता है। एकदम सही। सोशल मीडिया पर तो हर कोई अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन और फिल्टर लगा हुआ पल ही डालता है। हम उन चमकते हुए पलों को अपनी रोजमर्रा की उलझनों से तौलने लगते हैं, जो कि सरासर बेईमानी है खुद के साथ। सच में। लेकिन यहाँ ना एक बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब कोई इंसान ये जान लेता है कि उसके मूल्य क्या हैं, उसका जीपीएस सेट है और उसे दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी है, फिर भी वो अक्सर अपने ही विचारों से क्यों लड़ता रहता है? ये एक बड़ा सवाल है। यहीं पर एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति की भूमिका आती है। इसे समझने के लिए मनोविज्ञान का एक बहुत ही असरदार सूत्र है, पीड़ा बराबर दर्द गुणा प्रतिरोध। यानी सफरिंग इज इक्वल टू पेन टाइम्स रेजिस्टेंस। बिल्कुल। देखिए, दर्द जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, जैसे बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जाते समय भारी ट्रैफिक में फंस जाना, या किसी बड़े प्रेजेंटेशन से पहले पेट में वो अजीब सी हलचल होना, बटरफ्लाइज। हाँ, ये दर्द है और ये स्वाभाविक है। लेकिन जब इंसान इस दर्द का प्रतिरोध करता है, दिमाग में एक कहानी बनाने लगता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है या मुझे इतना घबराना नहीं चाहिए, तो वो साधारण सा दर्द एक बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा में बदल जाता है। एकदम सही। लेकिन रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगी। बताइए। अगर कोई इंसान अपनी कमियों को या अपनी घबराहट को पूरी तरह से स्वीकार कर ले, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उसने हार मान ली? ये डाउट बहुत लोगों को होता है। मुझे लगता है कि बहुत से लोग स्वीकृति को कमजोरी की तरह देखते हैं। अगर मैंने मान लिया कि मैं घबराई हुई हूँ, तो फिर मैं खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ही क्यों करूंगी? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और अक्सर लोग यहीं उलझ जाते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक कार्ल रॉजर्स ने इसे एक बेहतरीन विरोधाभास बताया है। क्या कहा था उन्होंने? उनका कहना था, अजीब विरोधाभास ये है कि जब मैं खुद को वैसा ही स्वीकार कर लेता हूं जैसा मैं हूं, तभी मैं खुद को बदल सकता हूं। ओहो, ये तो बहुत गहरी बात है। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना या वहीं रुक जाना नहीं है। ये बदलाव की पहली सीढ़ी है। जब तक कोई इंसान ये नहीं मानेगा कि वो ट्रैफिक में फंसा है, तब तक वो कोई दूसरा रास्ता कैसे खोजेगा? सही बात है। और इसके साथ ही सेल्फ कंपैशन यानी खुद के प्रति करुणा भी उतनी ही जरूरी है, जिस पर क्रिस्टिन नेफ ने काफी शोध किया है। हाँ। इस किताब में अकीरा नाम की एक माँ की कहानी है जो इसे बहुत अच्छे से समझाती है। अकीरा की कहानी बहुत रिलेट करने वाली है। अकीरा का 6 महीने का बच्चा रात में सो नहीं रहा था, लगातार रोता रहता था। अकीरा बहुत थकी हुई थी, परेशान थी और खुद को एक बहुत ही बुरी माँ समझ रही थी, जो कि बहुत आम बात है नई माताओं में। उसे लग रहा था कि शायद वो पेरेंटिंग में पूरी तरह से फेल हो गई है और उसे कोई नई किताब पढ़नी चाहिए ताकि वो इस समस्या को तुरंत ठीक कर सके। जबकि असल में अकीरा को किसी नई पेरेंटिंग तकनीक की नहीं, बल्कि खुद के प्रति करुणा की जरूरत थी। बिल्कुल। उसे बस ये समझने की जरूरत थी कि छोटे बच्चे का ना सोना एक आम बात है और दुनिया भर के माता पिता इस मानवीय संघर्ष से गुजरते हैं। तो मतलब जब इंसान खुद को उस पल में सांत्वना देता है, बिना खुद को कोसे, तभी वो स्थिति से शांति से निपट सकता है। हाँ, यही सेल्फ कंपैशन है। और कहते हैं मैं इस काम में अच्छा नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई सिर्फ एक छोटा सा शब्द जोड़ दे,
मैं अभी तक इस काम में अच्छा नहीं हूँ, तो ये पूरा नजरिया बदल देता है। ये अभी तक शब्द दिमाग के सारे बंद दरवाजे खोल देता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और चुनौती आती है। कैसी चुनौती? मान लीजिए किसी ने स्थिति को स्वीकार कर लिया और ग्रोथ माइंडसेट भी अपना लिया, फिर भी इंसान के दिमाग के अंदर एक आवाज होती है, जिसे इनर क्रिटिक कहते हैं, जो लगातार नकारात्मक बातें बोलती रहती है। ओहो, वो आवाज, वो आसानी से चुप नहीं होती है। हाँ, वो आवाज जो लगातार पीछे से टोकती रहती है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम बेवकूफ लगोगे। तो मेरा सवाल ये है कि उस आवाज का क्या किया जाए? मेरा तो पहला विचार यही आता है कि मैं उस आवाज से बहस करूं, उसे तर्क दे के चुप कराऊं। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। अच्छा? बहस नहीं करनी चाहिए। उस नकारात्मक आवाज से बहस करना एक जाल है। मनोविज्ञान में विचारों को संभालने के लिए दो बहुत ही शक्तिशाली तरीके हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसे सीबीटी कहते हैं, और एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी यानी एसीटी। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में एक बहुत ही दिलचस्प अंतर है। सीबीटी में हम अपने अवास्तविक और नकारात्मक विचारों को पहचानते हैं और उन्हें तर्क के आधार पर चुनौती देते हैं। हम सबूत खोजते हैं कि ये विचार गलत है। ठीक है। और एसीटी में? एसीटी का नजरिया बिल्कुल अलग है। एसीटी कहता है कि विचारों को बदलने या उनसे लड़ने पर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। इसके बजाय उन विचारों को बिना जज किए उनसे एक मानसिक दूरी बना लो, जिसे अनहुकिंग कहा जाता है। अनहुकिंग? विचारों में होने वाली इन गड़बड़ियों को कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन या सोचने के तरीके की भूल भुलैया भी कहा जाता है ना? बिल्कुल सही। किताब में साशा का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। साशा 40 साल की उम्र में वापस कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है। भविष्य की सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करना। जी, उसे लग रहा है कि क्लास के सारे युवा बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे और वो पूरी तरह से फेल हो जाएगी। ये ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग का भी एक क्लासिक मामला है। या तो सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा या फिर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो साशा की परेशानी ये है कि उसे लग रहा है कि उसके विचार ही 100% सच्चाई है। हाँ, वो अपने विचारों और जमीनी हकीकत के बीच का जो अंतर है वो भूल गई है। मुझे ये अनहुकिंग का जो तरीका है ना, वो हमारे फोन में आने वाले स्पैम ईमेल की तरह लगता है। स्पैम ईमेल कैसे? देखिए, हमारे इनबॉक्स में दिन भर बहुत सारे स्पैम ईमेल आते हैं, जिनमें लिखा होता है कि आपका बैंक अकाउंट अभी बंद होने वाला है या आपने करोड़ों की लॉटरी जीत ली है। हाँ, बहुत आते हैं। अब अगर कोई इंसान हर स्पैम ईमेल को असली मानकर घबराने लगे और बैंक को फोन करने लगे, तो वो तो पागल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम बस देखते हैं कि ये स्पैम है और बिना खोले उसे इग्नोर कर देते हैं। एसीटी थेरेपी भी तो यही है, दिमाग के उस नकारात्मक विचार को स्पैम फोल्डर में डाल देना। अरे वाह, ये एक बहुत ही शानदार उपमा है। विचार आते रहेंगे, लेकिन ये इंसान के हाथ में है कि वो किस विचार को क्लिक करके खोले और किसे स्पैम मानकर छोड़ दें। सही कहा। स्रोत सामग्री में ना इन स्पैम विचारों से दूरी बनाने या डिफ्यूजन की कुछ बहुत ही मजेदार तकनीकें बताई गई हैं। जैसे कि? जैसे अगर दिमाग कह रहा है मैं फेल हो जाऊंगा, तो उस विचार को एक गुब्बारे पर लिखा हुआ मानकर उसे आसमान में उड़ते हुए देखना। अच्छा, ये विजुअलाइजेशन है। हाँ, या फिर अपने डरावने विचारों को किसी बच्चों की कविता की धुन पर गाना, जैसे रो 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 यो बोट। हाँ, मैंने पढ़ा ये। सोचिए, अगर किसी का दिमाग उसे डरा रहा है और कह रहा है सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, और वो इंसान उस विचार को रो 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 यो बोट की धुन में गा रहा है, तो वो विचार डरावना कैसे रह जाएगा? बिल्कुल। ये तरीका उस विचार की गंभीरता और उसकी जो ताकत है ना, उसको ही खत्म कर देता है। कमाल की तकनीक है ये। और अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से समझें, तो ये रोजमर्रा के नकारात्मक विचार तो सिर्फ पेड़ की पत्तियां हैं। इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जड़ों से आपका मतलब कोर बिलीफ से? हाँ, हमारी मूल मान्यताएं, जैसे मैं प्यार के काबिल नहीं हूं या दुनिया एक बहुत ही खतरनाक जगह है। जब तक कोई इंसान इन जड़ों को नहीं पहचानेगा ना, नई नकारात्मक पत्तियां आती ही रहेंगी। इसके लिए कियारा की कहानी मुझे बहुत ही प्रेरणादायक लगी। कियारा, जो अकेले फिल्म देखने गई थी? हाँ, कियारा का तलाक हुआ था और उसके दिमाग में एक बहुत ही मजबूत कोर बिलीफ बैठ गया था कि अकेले फिल्म देखने तो सिर्फ लूजर लोग जाते हैं। ये बहुत आम बिलीफ है लोगों में। इसलिए वो कभी अकेले कहीं बाहर नहीं जाती थी। उसका मानना था कि अगर वो अकेले गई तो थिएटर में बैठे सभी लोग सिर्फ उसी को देखेंगे और जज करेंगे कि इसका कोई दोस्त नहीं है। और फिर कियारा ने अपने इस कोर बिलीफ को चुनौती देने के लिए एक मिनी एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट बहुत दिलचस्प था। वो जानबूझकर फिल्म शुरू होने के कुछ मिनट बाद थिएटर में गई और बिल्कुल पीछे की सीट पर बैठ गई। उसका लक्ष्य फिल्म देखना नहीं था, बल्कि डेटा इकट्ठा करना था। डेटा इकट्ठा करना? हाँ, उसे बस ये गिनना था कि क्या सच में कोई और अकेला नहीं आया है। और पता है उसने क्या देखा? क्या?
उसने पाया कि थिएटर में 6 ऐसे लोग थे जो अकेले बैठकर आराम से पॉपकॉर्न खाते हुए फिल्म का आनंद ले रहे थे। क्या बात है। 6 लोग। इस छोटे से प्रयोग ने उसके बरसों पुराने विश्वास को डेटा और हकीकत से तोड़ दिया। बिल्कुल। उसने महसूस किया कि लोग उसे नहीं, फिल्म को देख रहे हैं। तो मतलब सिर्फ सकारात्मक सोच से कोर बिलीफ नहीं बदलते, उन्हें हकीकत के ऐसे ही छोटे छोटे प्रयोगों से चुनौती देनी पड़ती है। यही विज्ञान है। चलिए, दिमाग के स्पैन फोल्डर को तो हमने सेट कर लिया, कोर बिलीफ को भी चुनौती दे दी। लेकिन तब क्या करें जब असली दुनिया में किसी चीज का सामना करने की बारी आए? आप शारीरिक प्रतिक्रियाओं की बात कर रही हैं? हाँ, हमने अक्सर महसूस किया है कि जब सच में डर लगता है तो शरीर धोखा देने लगता है, पसीना आने लगता है, दिल जोर से धड़कने लगता है, सांसें फूल जाती हैं। दिमाग शांत है लेकिन शरीर पैनिक कर रहा है। तब क्या किया जाए? इंसान का शरीर और दिमाग ना एक दूसरे से लगातार संवाद करते हैं। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक एमी कडी की पावर पोजिंग तकनीक बहुत काम आती है। पावर पोजिंग? हाँ, उन्होंने पाया कि जैसे ही कोई इंसान तनावपूर्ण काम करने से पहले 2 मिनट के लिए वंडर वुमन पोज यानी कमर पर हाथ रखकर तन कर खड़े होना या स्टारफिश पोज अपनाता है तो शरीर की केमिस्ट्री बदल जाती है। लेकिन शरीर को स्ट्रेच करने या तन कर खड़े होने से हार्मोन्स का क्या लेना देना? ये काम कैसे करता है? इसका सीधा जवाब हमारे क्रमिक विकास या इवोल्यूशन में छिपा है। अच्छा? देखिए, जब कोई जानवर या इंसान खतरे में होता है तो वो सिकुड़ जाता है ताकि अपने नाजुक अंगों को बचा सके। सिकुड़ने से दिमाग को सिग्नल जाता है कि हम खतरे में हैं और कॉर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, वो बढ़ जाता है। ओके। लेकिन जब इंसान तन कर खड़ा होता है, ज्यादा जगह घेरता है, तो दिमाग को सिग्नल जाता है कि स्थिति नियंत्रण में है, हम सुरक्षित हैं। तो इससे घबराहट कम होती है? हाँ, इससे शरीर में टेस्टोस्टेरोन यानी आत्मविश्वास का हार्मोन बढ़ता है और कॉर्टिसोल कम होता है। इसके अलावा डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग यानी पेट से गहरी सांस लेना और मांसपेशियों को आराम देने जैसी तकनीकें भी हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं। तो अब शरीर भी शांत हो गया। अब आता है सबसे मुश्किल काम, असल डर का सामना करना। बिल्कुल, और मनोवैज्ञानिक एडना फोआ की एक्सपोजर थेरेपी का कॉन्सेप्ट यहीं पर तस्वीर में आता है। किताब में ना इसका बहुत ही प्यारा उदाहरण रगरैट्स कार्टून के किरदार चकी के जरिए दिया गया है। हाँ, चकी। उसे स्लाइड यानी फिसलन पट्टी से बहुत ज्यादा डर लगता था। बहुत ज्यादा। लेकिन उसके दोस्तों ने उसका डर दूर करने के लिए उसे सीधे स्लाइड के ऊपर से धक्का नहीं दिया। उन्होंने एक सीढ़ी बनाई, पहले उसे हल्की ऊंचाई पर खड़ा किया, तेज हवा का सामना कराया और धीरे धीरे एक सुरक्षित माहौल में उसे फिसलने की आदत डाली। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या? अगर किसी को डर भगाना है तो सीधे सबसे मुश्किल काम क्यों न करें? जैसे अगर किसी को पानी से डर लगता है तो उसे सीधे गहरे समंदर में छलांग लगा देनी चाहिए ना। एक ही झटके में डर खत्म। ये छोटे छोटे कदम क्यों? अरे नहीं, एक झटके में डर खत्म करना सबसे खतरनाक तरीका हो सकता है। सच में? हाँ, इसे मनोविज्ञान में फ्लडिंग कहते हैं। अगर कोई इंसान बिना किसी तैयारी के सीधे सबसे बड़े डर का सामना करेगा तो उसका नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा। मतलब डर खत्म होने के बजाय उल्टा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, वो डर खत्म होने के बजाय एक गहरा आघात या ट्रॉमा बन सकता है। इसीलिए एक्सपोजर थेरेपी में एक हायरार्की या सीढ़ी बनाना बहुत जरूरी है। जैसे बोस्निया से आई मरिमा की कहानी में बताया गया था। हाँ, मरिमा का उदाहरण बहुत सटीक है। मरिमा को अमेरिका में गाड़ी चलाने से बहुत डर लगता था। उसे अपनी आज़ादी चाहिए थी, लेकिन डर की वजह से वो ड्राइविंग सीट पर बैठ ही नहीं पाती थी। और उसने ये तो नहीं किया कि पहले दिन सीधे हाईवे पर जाकर भारी ट्रैफिक में गाड़ी चलाने लगी हो। बिल्कुल नहीं, उसने अपनी सीढ़ी खुद बनाई। सबसे पहले वो सिर्फ अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर आकर बैठी, गाड़ी चालू भी नहीं की। कुछ दिन सिर्फ यही किया। और जब उसका शरीर इस स्थिति का आदी हो गया तो उसने अपने पति के साथ खाली सड़क पे गाड़ी चलाई। फिर धीरे धीरे अकेले अपने शांत मोहल्ले में गाड़ी निकाली और अंत में जाकर शहर के ट्रैफिक में गाड़ी चलाई। इसे मनोविज्ञान की भाषा में हैबिचुएशन कहते हैं। ओह, यहाँ ना मुझे एक बहुत बड़ी बात समझ आई है। क्या? तो इसका मतलब एक्सपोजर थेरेपी का मकसद निडर बनना या बहुत बहादुर बनना नहीं है। इसका मकसद हमारे दिमाग को इतना बोर कर देना है कि वो उस चीज से डरना ही छोड़ दे। एकदम 100% की बात कही आपने। हैबिचुएशन का मतलब है दिमाग का किसी चीज का इतना आदी हो जाना कि वो उस पर प्रतिक्रिया देना ही बंद कर दे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दिमाग को बोर कर देना ही डर को हराने का सबसे असली और प्रैक्टिकल तरीका है। तो
अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को समेटें तो सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण या टैलेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग एक खास जीन के साथ पैदा होते हैं। ये एक कौशल है, एक स्किल है, एक मांसपेशी की तरह जिसे रोजमर्रा के अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। और कोई भी इसे सीख सकता है। हाँ, अपने मूल्यों रूपी जीपीएस को सेट करके, अपनी स्थिति को बिना लड़े स्वीकार करके, दिमाग के स्पैम विचारों को इग्नोर करके और धीरे धीरे अपने डरों का सामना करके कोई भी इंसान इस कौशल को सीख सकता है। काम पहले आता है, एहसास बाद में। और मुझे लगता है सबसे जरूरी बात यह है कि इस पूरी जानकारी का उपयोग जीवन के हर उस लक्ष्य के लिए किया जा सकता है जिसे इंसान केवल इसलिए टाल रहा है क्योंकि वो पूरी तरह से तैयार महसूस नहीं कर रहा है। सही बात है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप कोई ऐसा विचार साझा करें जिस पर हम सब आराम से सोच सकें। जरूर। जरा सोचिए, क्या होगा अगर इंसान का अंतिम लक्ष्य डर को पूरी तरह से खत्म करना हो ही ना? अच्छा, क्या हो अगर डर कोई दीवार ना होकर एक कंपास बन जाए, एक दिशा निर्देशक, एक ऐसा कंपास जो ठीक उसी दिशा में जाने का इशारा कर रहा हो जो जीवन और मूल्यों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। क्योंकि सच तो यह है कि इंसान अक्सर उसी चीज से सबसे ज्यादा डरता है जिसकी उसे सच में सबसे ज्यादा परवाह होती है। क्या बात है, बहुत ही गहरा विचार है ये। डर हमें रोक नहीं रहा है बल्कि ये बता रहा है कि हमारे लिए असल में क्या जरूरी है। बिल्कुल। तो अगली बार जब कोई नया अवसर सामने आए तो सारे ट्रैफिक सिग्नल के हरे होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अनिश्चितता के साथ भी यात्रा शुरू की जा सकती है। आत्मविश्वास रास्ते में खुद ब खुद बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाएगा। आप देख रहे हैं बुक्स वॉइस स्टूडियो, ज्ञान की आवाज। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।